तो आप ऐसे मिले थे मेरे पिता से, और उन्होंने कभी कुछ ऐसा जिक्र नहीं किया आपका, मतलब कभी कुछ नहीं। और अगर आप मेरे पिता को इतनी अच्छी तरह ही जानते थे तो फिर ऐसा क्यों? इंस्पेक्टर धीरेन्द्र महाजन से उस रोज हुई मेरी मुलाकात पहली और आखिरी थी। आप उनसे एक ही बार मिले? नरेश, मैं जानता हूं तुम्हारे और तुम्हारे पिताजी की कुछ खास नहीं बनती थी। उन्होंने मुझसे जिक्र किया था इस बात का, पर वो काफी मानते थे तुम्हें। और क्या जानते हैं आप? उठा लो, जरूरी हो सकता है। बाद में, पहले बताइए मुझे आगे क्या हुआ। मैं भी यही हूं और तुम भी। उठा लो, कहानी उसके बाद भी जारी रहेगी। उठा लो नरेश। ये तो तुम्हारे बॉस का फोन है, बात करो। हाँ, हेलो नरेश, कहाँ हो तुम? सब ठीक तो है? हाँ सर, सब ठीक है। अभी मैं रामाचारी जी के घर पर ही हूँ। ओ, मुझे बस थोड़ी चिंता हो रही थी। चिंता किस बात की? आप ही ने तो मुझे भेजा यहाँ पे। यार नरेश, ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी तुम्हें। क्या? हम काफी दिनों से प्रोफेसर का इंटरव्यू लेना चाह रहे थे, पर कुछ हो नहीं पा रहा था। फिर एक दिन सामने से उनका कॉल आया और वो खुद मान गए इंटरव्यू के लिए। बस उनकी एक शर्त थी। कैसी शर्त? उनकी शर्त थी कि वो सिर्फ तुम्हें ही इंटरव्यू देंगे। उन्होंने स्पेसिफिकली ये बात कही कि उन्हें सिर्फ नरेश महाजन ही चाहिए। ये बात मुझे भी थोड़ी अजीब लगी, पर मैंने सोचा कि जब काम बन रहा है तो बनने देते हैं। सर, आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? देखो, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। फिलहाल मुझे कुछ और हिसाब है जो चुकता करने हैं। देखो नरेश, अपना ख्याल रख। क्या हुआ नरेश? तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि उलझनें बढ़ गई हैं तुम्हारी। अब और कहानियां नहीं, मेरा सिर्फ एक सवाल है आपसे। क्यों? चलो, ये तो अच्छा हुआ कि अब तुम्हें ये समझ आ गया कि हमारा मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, जैसे तुम्हारे पिता और मेरा मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था। हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, एक मतलब छुपा होता है। झूठे झूठे हैं आप ढोंग करते हैं अच्छे होने का। असल बात तो यह है कि आप एक मतलबी इंसान हैं जो दूसरों की जिंदगियों से खेल रहे हैं अपने मतलब के लिए। मतलबी कौन नहीं नरेश, पर तुम्हें यह समझना होगा, हम दोनों का मतलब एक ही है। हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। मुझे कोई जरूरत नहीं है आपकी। यही बात तुमने अपने पिताजी से भी कही थी। तुम्हें तो उनकी भी जरूरत महसूस नहीं होती थी। हाँ, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया हमारे लिए। पुलिस की नौकरी काफी नहीं थी हमारा घर चलाने के लिए, मेरी बीमार मां के खर्चे उठाने के लिए। तुम्हारे पिता कम से कम एक ईमानदार इंसान थे, पूजा पाठ करते थे, धार्मिक और सीधे साधे व्यक्ति थे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। वो सब थे, पर ना तो एक अच्छे पिता और ना ही एक अच्छे पति। उन्होंने ना जीते जी हमें कुछ दिया और ना जाने के बाद हमारे लिए कुछ छोड़ के गए। यहां तुम गलत हो नरेश। मैं मिला था उनसे, मैं जानता हूं वो कितना सोचते थे तुम्हारे और तुम्हारी मां के बारे में। तुम्हें याद है उनकी मौत कैसे हुई थी? पूरी तरह तो नहीं, बस एक दिन खबर आई कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। टक्कर इतनी तेज हुई थी कि वहीं पर। तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की? जितना उनके डिपार्टमेंट ने बताया, जितना हमने अपनी आंखों से देखा, उतना सच काफी था। आप कुछ बोलेंगे भी या मुझे घूरते रहेंगे बस? सोच रहा हूं तुम्हारी कहानी तो अच्छी है, पर इस पर विश्वास कैसे करूं समझ नहीं आ रहा। आपके विश्वास करने ना करने से कुछ नहीं बदलेगा इंस्पेक्टर जी। धीरेन्द्र महाजन जी, तो आपकी जो मर्जी। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं बेकसूर हूं। मैं वहां बस मदद करने गया था। एक आत्मा की मदद? जी। ये बात मुझसे तो कह रहे हो, और किसी से मत कहना, वरना बेकार में पागल खाने में डाल देंगे और नारकोटिक्स वाले भी पीछे लग सकते हैं। जानता हूं, यकीन करने लायक बात भी नहीं है। वैसे पता नहीं क्यों, पर सच कहूं तो आप पर एक अजीब सा विश्वास आ रहा है प्रोफेसर। आपको देखने से लगता है आप एक नेक इंसान हैं। तो इस नेक इंसान को रिहा कर दीजिए बस। वो तो आप हो ही जाएंगे।
बस फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ी बहुत पूछताछ करेंगे हम, उसके बाद आप जा सकते हैं। शुक्रिया। तो चलिए एक बार शुरुआत से बताइए कैसे हुआ सब, और हाँ, ये आप जो भी कहेंगे वो सब ऑन रिकॉर्ड होगा। ठीक है इंस्पेक्टर, मैंने तुम्हारे पिता को सारी बातें बता दी। उन्होंने सब सुना और अपने हिसाब से एक स्टेटमेंट तैयार कर दी। स्टेटमेंट को एक बार पढ़कर मैंने उसे उनके हवाले कर दिया। मुझे जाने की इजाजत मिल गई। मैंने सोचा कि बस हमारी मुलाकात यहीं खत्म हो जाएगी, पर कुदरत कुछ और चाहती थी। रात काफी हो चुकी थी। मैं पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा था। तेज बारिश ऐसे बरस रही थी जैसे पूरा शहर डुबाना चाहती हो। मैं वहां भीगता हुआ खड़ा ही था कि मेरी तरफ एक गाड़ी आती हुई दिखी मुझे। प्रोफेसर साहब, इस वक्त कोई सवारी मिलने से रही, आइए मैं आपको आगे तक छोड़ दूं। अरे नहीं, आप क्यों खामखा तकलीफ लेंगे? अरे कोई बात नहीं, आइए आइए, मैं भी उस तरफ जा रहा हूं। आओ। आ जाइए आ जाइए। जी शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। प्रोफेसर, मुझे कुछ जानना है। मैं तुम्हारा सवाल जानता हूं नरेश, फिर भी पूछो, क्या पूछना चाहते हो? आप अभी जो मुझे बता रहे हैं, क्या ये उसी दिन की बात है जिस दिन मेरे पिता का एक्सीडेंट हुआ था? क्या आप उनके साथ थे? हाँ नरेश, अगर मैं बस साथ भी होता तो कोई बात नहीं थी, पर एक बोझ जो मैंने पूरी जिंदगी उठाया है वो ये है कि कहीं ना कहीं मैं तुम्हारे पिता की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता हूं। क्या? कैसे? और इतना ही नहीं, तुम कहते हो ना कि मैं खुदगर्ज हूं, अपने बारे में सोचता हूं। हाँ, ठीक कहते हो तुम। मैंने तुम्हारे पिता से उनके आखिरी वक्त में एक सौदा किया था जिसका अफसोस मुझे जीवन भर रहा। और सच कहूं तो आज तुम यहां मेरे सामने उसी सौदे की वजह से बैठे हो। क्या? कैसा सौदा? बताइए प्रोफेसर, कैसा सौदा? मैं अगर उस दिन को मिटा सकता तो मिटा देता। सुनसान रास्ते पर हमारी गाड़ी चलती जा रही थी। दोनों ओर घना जंगल था और सड़क उतनी ही दिख पा रही थी जहां तक जीप की लाइट्स जा रही थी। मैं समझ सकता हूं। जी, कुछ कहा आपने? नहीं, आप बड़े शांत बैठे हैं। मैं समझ सकता हूं आप जो चीजें देख कर आ रहे हैं वो किसी भी इंसान के लिए काफी ज्यादा है। नहीं, वो बात नहीं है। ये तो मेरा रोज का है, आदत है मुझे। आप कहिए। वैसे मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। जी कहिए। आपको सच में ऐसी चीजें दिखती हैं? देखिए, बुरा मत मानिएगा, बस मेरे मन में ये बात आई तो मैंने। नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने जैसा क्या है? मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूं। किसी भी इंसान के अंदर ये जिज्ञासा जरूर जगती है। वेल, इसको आंसर करने के लिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। जी? आपको क्या लगता है, मतलब आपने मेरा स्टेटमेंट लिखा है तो क्या आपने वो सब झूठ समझ के लिखा है? वही तो बात है, मुझे आप में कुछ ज्यादा ही सच्चाई लगती है। और कहीं ना कहीं उस सच्चाई का डर है मुझे, क्योंकि अगर आप सच कह रहे हैं तो इसका मतलब ऐसी चीजें दुनिया में सचमुच हैं। बिल्कुल है। आपके परिवार वाले इस बारे में क्या कहते हैं? वो इन सब चीजों को मानते हैं? दरअसल मेरे परिवार में कोई है ही नहीं। मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। ओह, माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं। आपके परिवार में कौन कौन है? हमारा तो 3 लोगों का परिवार है। मैं, मेरी बीवी और मेरा 5 साल का बेटा नरेश। ये उनकी तस्वीर है। प्यारा है। ये क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? नहीं, शायद मेरा वहम होगा। क्या बात हो गई?
दरअसल अभी जो पीछे बोर्ड गया है, मुझे लगता है वो हमने पहले भी क्रॉस किया है। क्या? हाँ, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है वो जगह हम पार कर चुके हैं। आप श्योर हो? शायद, पता नहीं, हो सकता है मेरा वहम होगा। आप बुरा ना माने तो एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। वो एक्चुअली पुलिस वाला हूं ना, तो थोड़ा आदत से लाचार हूँ। समझ सकता हूँ, पूछिए। मैंने आपका थोड़ा बैकग्राउंड चेक करा था। आप मेंटल असाइलम में रहे हैं? जी, जैसी बातें मैं करता हूँ, आपको नहीं लगता कि कोई भी मुझे मेंटल असाइलम में डाल देगा? हाँ, थोड़े वक्त के लिए रहा हूं मैं। क्या हुआ? गाड़ी रुक क्यों गई? देखो वही बोर्ड। अरे हाँ, ये तो वही बोर्ड है। ये जगह हम पहले पार कर चुके हैं। एक बार नहीं, हम लोग यहाँ से 3 बार गुजर चुके हैं, मुझे पक्का पता है। पर ऐसा कैसे? मैंने तो कोई टर्न भी नहीं लिया, सीधा चला आ रहा हूं। फिर ये कैसे? मुझे लगता है यहाँ रुकना सही नहीं है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। पर आगे बढ़ ही तो रहे थे, बार बार एक ही जगह पर आ जा रहे हैं। मेरी बात मानिए, अभी निकलते हैं यहाँ से। ठीक है। ये क्या हो रहा है? ये सब? इंस्पेक्टर, मैं जानता हूं ये सब आपके लिए अजीब होगा, लेकिन जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको अच्छी तरह से समझना होगा। क्या कहना क्या चाहते हैं आप? अभी कुछ दिन पहले मैं एक केस पर काम कर रहा था और उस वजह से मेरा संपर्क एक ऐसी बुरी शक्ति से हुआ था जो कि शायद मेरी सोच से काफी ज्यादा शक्तिशाली है। मुझे लगा था कि मैंने उससे अपना पीछा छुड़ा लिया है, लेकिन अभी जब हम रुके थे तो एक मिनट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। केस, बुरी शक्ति? एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि वो शैतान जो मालती को परेशान कर रहा था, वो जो मिसेस दिया बनकर आपके पास आया था, आप उस बुरी शक्ति की बात कर रहे थे? मुझे एक अंदाजा हो गया था। मैं समझ चुका था कि मैं जिससे आंधी का झोंका समझ रहा था वो असल में एक तूफान है, और वो तूफान मेरी जिंदगी से गया नहीं था। जब मैं उस मोड़ पर गाड़ी से उतरा था तो मुझे एक भनक लग चुकी थी। मुझे उसके होने का एक एहसास हो चुका था, और जो हमारे साथ हो रहा था वो दरअसल एक भ्रम था, एक भ्रम जिसने हमें उस शैतान से बांध दिया था। हमें लग रहा था कि हम आगे बढ़ रहे थे, पर ऐसा हो नहीं रहा था। ये देखिए, हम दोबारा वहीं आ गए। वही बोर्ड है हमारे सामने। ये हो क्या रहा है? हम वापस उसी जगह आ चुके थे। हम चौथी बार उस बोर्ड के सामने खड़े थे। मीलों तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। एक सुनसान लंबा रास्ता और दोनों तरफ जंगल। तुम्हारे पिता की जगह शायद कोई और इंसान होता तो उस वक्त तक अपना मानसिक संतुलन खो चुका होता, पर वो ऐसे नहीं थे। उनमें उस वक्त तक काफी हिम्मत थी। इंस्पेक्टर, आप गाड़ी में ही रहिए, मैं देखता हूं। आप कहां उतर रहे हैं? ये जो भी है सब मेरी वजह से है। मुझे इसकी जड़ का पता लगाना होगा। आप अकेले मत जाइए, खतरा हो सकता है। मैं आपके साथ चलूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए। हम एक भ्रम में फंस चुके हैं। भ्रम? एक जाल, और इससे निकलने के लिए आपको मेरा साथ देना होगा। मैं जैसा कहूं आपको बिल्कुल वैसा करना होगा। सबसे पहले हिम्मत रखिए। हमारा डर ही उसका हथियार बनेगा। वो इसी डर को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। कौन इस्तेमाल करेगा? आप किसकी बात कर रहे हैं? वो शैतान, वो यहीं कहीं है। मैं उसकी आहट महसूस कर सकता हूं। इस भ्रम को बनाने वाला वही है। शैतान? आप यहीं बैठिए, मैं भी। वो देखिए, सामने से कोई आ रहा है। ये तो कोई औरत लग रही है। कहीं ये भी हमारी तरह इस भ्रम में तो नहीं फंस गई है? सुनिए, आप ठीक तो हैं? इंस्पेक्टर, शांत हो जाइए।
हमें ऐसे किसी भी अनजान चीज को। अरे वो देखिए, वो तो हमारी तरफ आ रही है। मैंने एक नजर डाली तो देखा कि सच में वो औरत हमारी तरफ ही चली आ रही थी। उस वक्त तक मैं समझ गया था कि यहाँ जो कुछ भी दिख रहा है वो सच नहीं है, पर खतरनाक है। वो खेल रहा था हमारे साथ। मैं ये सारी चीजें सोच ही रहा था कि मैंने देखा कि तुम्हारे पिता जीप से उतर चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के वश में हो। वो अपने होशो हवास में नहीं थे। अब इंस्पेक्टर, कहां जा रहे हैं आप? वापस आइए। हमें मदद करनी होगी, उसकी मदद करनी होगी। नहीं इंस्पेक्टर, यहां वापस आइए। इंस्पेक्टर!